सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं कि जो बर्मा प्रेस का जो क्वेश्चन है, यहाँ इसका जो है गैस पेपर में सीरियल नंबर भी गलत है और बहुत सारे एमसीक्यू का आंसर भी गलत है। तो सावधानी पूर्वक जो है बच्चे ध्यान से हमारे वीडियो को देखें ताकि इसको क्लियर किया जा सके। चलिए क्वेश्चन हम लोग 34 में आते हैं। 34 का क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बच्चों ए घटता जाता है। क्या होते जाता है? घटता जाता है। जब भी आप किसी वस्तु की उत्पादन करेंगे तो आपके जो वेरिएबल कॉस्ट होगा उसका कीमत जो है होलसेल रेट में कम होता जाता है ना। तो यही कारण है कि कुल लागत में भी कमी होते जाता है या कह सकते हैं घटता जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत होगा, क्या होगा? ए शून्य हो जाती है, धनात्मक रहती है, ऋणात्मक हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, इसमें जो है ना कि देखिए किसी वस्तु का उत्पादन जब करते हैं तो उत्पादक को दो तरह का लागत लगाना पड़ता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। अगर जिस वक्त उत्पादन शून्य होता है, अर्थात इंडस्ट्री हो या फिर उद्योग हो या फर्म हो, अगर स्टार्टिंग पोजीशन में होता है तो वेरिएबल उसका शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना। यानी उत्पादन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। लेकिन जो स्थिर लागत है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वो तो हम लगाए हुए रहते हैं, है ना। वो तो जो है क्या हुआ रहता है? लगा हुआ रहता है, उसमें तो कोई कमी नहीं रहती है ना। तो कहीं ना कहीं जो है बोल रहा है अल्पकाल में स्थिर लागत शून्य तो नहीं हो सकती है, उसमें जो है पैसा इन्वेस्टमेंट लोग कर ही देता है, तो कहीं ना कहीं धनात्मक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 36 में जाते हैं। परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत उत्पादन के 3 सोपानों की व्याख्या करता है। उत्पादन के प्रथम सोपान क्या है? बोलता है ए में कि सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। सीमांत उत्पादन बढ़ता है परंतु औसत उत्पादन घटता है। सीमांत उत्पादन शून्य होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ए होगा। ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि उत्पादन के 3 सोपान जो है ना, या परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत का जो चरण है वो 3 चरण में व्याख्या करता है। पहला है बढ़ती हुई लागत का नियम, है ना। दूसरा है स्थिर लागत का नियम और तीसरा है घटती हुई लागत का नियम। इसमें क्या है कि बढ़ती हुई लागत का नियम कहता है कि सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों प्रथम चरण में क्या होता है? बढ़ता है। फिर दूसरा चरण में क्या है ना, स्थिर लागत का नियम क्या कहता है कि जब वो पीक पॉइंट पर हो जाता है दूसरा चरण में तो स्थिर हो जाता है। तीसरा चरण में क्या होता है? वो दोनों घटने लगता है। तो पहला चरण में यहाँ बात हो रही है, तो पहला चरण में क्या होगा? सीमांत और औसत उत्पादन दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग 37 क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, क्या कहता है? उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ए ऑप्शन है आपका स्थिर पैमाने का प्रतिफल, दूसरा है ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, और सी है वृद्धमान पैमाने का प्रतिफल, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा
वर्धमान पैमाने का प्रतिफल यानी बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल, ये क्या है? तो उत्पादन के सभी साधनों में अनुपातिक बदलाव के बाद उत्पादन में होने वाले बदलाव को कहते हैं, या उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है ना। पैमाने के प्रतिफल तीन प्रकार का होता है, बढ़ता हुआ प्रतिफल, या कह सकते हैं बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, या घटता हुआ पैमाने का प्रतिफल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसा कि बच्चों हम लोग पैमाने के तीन प्रतिफल देखेंगे, और ये जो होता है पैमाने के जो प्रतिफल है वो दीर्घकालीन के लिए, अल्पकालीन के लिए नहीं है। दीर्घकालीन में स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ कहता है कि पैमाने के बढ़ती प्रतिफल, यानी पहला क्या, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और तीसरा है पैमाने का घटते हुए प्रतिफल या घटते प्रतिफल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पैमाने की बचत अधिक होती है और पैमाने की हानियों से बचता है। ठीक है। और कहता है कि साधन अनुपातिक वृद्धि से उत्पादन अनुपातिक वृद्धि अधिक होती है। जितना अनुपात में जो है लोग साधन लगाते हैं उससे कहीं दुगुना जो है उसका उत्पादन होता है। इसमें देखिए पैमाने का स्थिर में पैमाने के बचतें बराबर होती हैं, पैमाने की बचतें बराबर होती है पैमाने की हानियों से, यानी हानि की अपेक्षा जो है बचत ज्यादा होता है, यानी बराबर में होता है। फिर कह सकते हैं ना हानि होती है ना ही जो है लाभ होता है। तो इस स्थिति में जो है कोई भी फर्म जो है बना रहना चाहता है, पैमाने की स्थिर प्रतिफल पर जो है कोई भी उद्योग जो है बना रहना चाहता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि साधन अनुपातिक वृद्धि से अनुपातिक वृद्धि बराबर होती है। साधन अनुपातिक यानी जितना अनुपात में साधन में वृद्धि होती है उत्पादन का अनुपात जो है वृद्धि उतना ही होता है। जैसे 10% अगर हम मजदूर की दर को बढ़ाते हैं तो मेरा उत्पादन भी कितना होता है, 10% ही होता है। और इसमें हम लोग बढ़ते हुए में देखें कि अगर हम लोग 10% श्रम या कैपिटल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 15% या 20% उत्पादन होता है। तो इसीलिए इसको बढ़ता प्रतिफल कहा जाता है। स्थिर का मतलब है कि हम जितना परसेंट लगा रहे हैं उतना ही परसेंट हमको जो है प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा वाला में घटते पैमाने के घटते प्रतिफल में पैमाने की हानियां अधिक होती हैं। जितना परसेंट में हम कैपिटल और लेबर को लगाते हैं उससे कम अगर हम 10% अगर कैपिटल और लेबर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम 5% जो उत्पादन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैमाने की घटती प्रतिफल। ठीक है ना। इस स्थिति पर कोई आना नहीं चाहता है। फिर कह रहा है कि साधन अनुपातिक वृद्धि से उत्पादन अनुपातिक वृद्धि कम होती है, यानी साधन हम जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उस अनुपात में जो है उत्पादन मेरा नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ आप इस कर्व को देखिए कि ओ जो है एक्स जो है ओ एक्स ये क्या करता है, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स रेशियो रिमाइंड कांस्टेंट, यानी क्या है कि जो है जो भी फैक्टर है उत्पादन का साधन जो है यहाँ पर 10% बढ़ाया जाता है, जबकि इनको इंक्रीज इन आउटपुट क्या हो जाता है, उत्पादन कितना परसेंट हो जाता है, 15% हो जाता है। वो साधन लगाते हैं 10% परिवर्तन करता है, जबकि उत्पादन में कितना परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप 15% हो रहा है। तो इसलिए इसको जो है पैमाने के बढ़ती प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है ना। जितना परसेंट आप लेबर और कैपिटल लगाएंगे यानी फैक्टर लगाएंगे उत्पादन का, उससे कहीं अगर ज्यादा आउटपुट आ जाता है, उत्पादन हो जाता है, तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। और ये सिर्फ दीर्घ काल में हो सकता है। किस काल में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। ठीक है। बोला जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ती प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उसी निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता है। तो 10 लगाए 15 हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरा 5 बढ़ता हुआ दिखा रहा है, अधिक बढ़ रहा है। इस प्रकार
यदि उत्पत्ति के साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10 से अधिक वृद्धि होती है, यानी 10 से अधिक मतलब 15 है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन पैमाने में वृद्धि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होती है। अगर आप श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जो कारीगर जिस लायक है उसी लायक का उसको काम दिया जाए, है ना, और उसको उसकी विशेषता के आधार पर उसको काम का विभाजन किया जाए, तो उसको हम लोग श्रम विभाजन कहते हैं। और इसी के कारण जो है बढ़ते हुए प्रतिफल नजर आते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल। बोला कि पैमाने की स्थिर प्रतिफल की दशा में उत्पत्ति के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। तो आप इस कर्व को देखिए, ये है आपका साधन, है ना, इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स। फैक्टर में क्या होगा, कैपिटल और लेबर मान के चलिए अभी विशेष रूप से, तो इसमें 10% हम वृद्धि करते हैं कैपिटल और लेबर में, तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा है, 10% ही आ रहा है। तो जितना हमने साधन में परिवर्तन किया जितना परसेंट, उतना ही परसेंट मेरा उत्पादन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस स्थिति को पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कहता है कि यदि उत्पत्ति के साधनों में 10% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी ठीक 10% ही बढ़ता है, और इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति साधनों में कमी की जाती है ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में कमी हो जाता है। अगर मान लीजिए 10% कम करें तो उत्पादन भी 10% कम हो जाएगा। अगर हम उत्पादन के साधनों पर 10% वृद्धि कर दें तो उत्पादन भी कितना हो जाएगा, 10% वृद्धि हो जाएगा। ये कहता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। बच्चों अब हम लोग चलते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल में। बोला इसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। कहता है कि जिस अनुपात में हम फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, यानी उत्पादन यानी प्रोडक्शन फैक्टर जैसे लेबर एंड कैपिटल को हम 15% बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा आउटपुट जो है मात्र 10%, तो हम क्या करेंगे कि हम क्यों इतना बढ़ाएंगे, हम दूसरा स्टेज में ही रहना चाहेंगे, पहला स्टेज में ही रहना चाहेंगे। तो ये जो है 15% जो है यहाँ लेबर और कैपिटल को वृद्धि करता है या चेंज करता है, तो इसका आउटपुट में 10% का ही चेंज आता है। तो इसको कहा जाता है पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग 38 क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है दीर्घकालीन उत्पादन। देखिए फिर वही चीज बोल दिया जो हम लोग पहला 37 क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, सेम टू सेम जो है 38 में बोल रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। आपका बीच ऑप्शन है मांग का नियम, बी में है आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, सी में है पैमाने का प्रतिफल का नियम, और डी है मांग की लोच। तो अभी हम लोग दीर्घकाल में पैमाने का प्रतिफल का नियम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, पैमाने के 3 प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि पैमाने के प्रतिफल किससे संबंधित है, तो दीर्घकालीन से संबंधित है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पैमाने का प्रतिफल 3 प्रकार का, पैमाने का बढ़ते प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल। ठीक है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में हम लोग क्या पढ़े थे, जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 10% जो है लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाता है तो उसका आउटपुट यानी उत्पादन जो है 15% बढ़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पैमाने का बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल में देखते हैं, पैमाने की स्थिर प्रतिफल की दशा में उत्पत्ति के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। बोला कि जिस हम 10% अगर लेबर और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो मेरा आउटपुट भी 10% ही जो है बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। अगर हम लोग देखेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल, तो इसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन वृद्धि होता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम से देखिए या इस कर्व से देखिए, कहता है कि F से F1 गया है कितना, 15%,
लेकिन R से R1 जो है मात्र 10% ही है। तो जिस अनुपात में कैपिटल एंड लेबर को बढ़ाया जाता है उससे कम मेरा आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पैमाने का घटते प्रतिफल। ठीक है, इसलिए बच्चों बोलता है कि दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध किससे है, तो पैमाने का प्रतिफल, जैसा कि मैंने दिखाया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। बोल रहा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में, अब बोल रहा है, पहले बोला दीर्घकाल, अब बोल रहा है अल्पकालीन। तो अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक जो होशियार है, रैशनल है, किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो पहला वाला में हम लोग देखे थे कि जिस अनुपात में जो है लेबर और कैपिटल हम लगा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो है ज्यादा मेरा आउटपुट प्राप्त होता है पहला अवस्था में। दूसरा अवस्था में क्या है कि जिस अनुपात में लेबर और कैपिटल हम लगा रहे हैं उसी अनुपात में जो है, अगर हम 10% लगा रहे हैं तो 10% ही प्राप्त हो रहा है। इसमें 10 लगा रहे हैं तो मुझे 15 आ रहा है। तीसरा अवस्था में कहता है कि अगर हम 15% जो है लेबर और कैपिटल लगा रहे हैं तो मेरा आउटपुट 10% आ रहा है। तो किस अवस्था में कोई भी जो है फर्म संतुलन की अवस्था में रह सकता है, तो है दूसरा अवस्था में रह सकता है। किस अवस्था में, तो दूसरा, आपका हो जाएगा द्वितीय अवस्था। देखिए बच्चों, यहाँ पर घटते बढ़ते अनुपात का नियम, जहां पर घटते बढ़ते अनुपात का नियम बोलेगा ना तो ये अल्पकालीन होता है। घटते बढ़ते अनुपात का नियम यदि आपको बोला जाए तो ये जो है अल्पकालीन में जो है कोई भी प्रोड्यूसर जो है क्या उत्पादन करता है उसको बताता है। ठीक है, और जहां समान अनुपात बोले, जहां पर समान अनुपात में जो है बोलेगा कि उत्पादन के साधन को परिवर्तन किया जाता है तो उसको दीर्घकालीन कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादन की 3 अवस्थाएं, अल्पकालीन जो है उत्पादन की 3 अवस्थाएं। बोलता है घटते बढ़ते अनुपात के नियम के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन की 3 अवस्थाओं को बताया है। चलिए बच्चों, आपको मैं बता दूं कि अल्पकाल में उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन अवस्था जो है कोई भी उत्पादक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो अपनी कंपनी को प्रगति पर ला सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भूमि की इकाइयां है हेक्टेयर में। पहले क्या है कि एक उत्पादक के पास 1 हेक्टेयर भूमि होता है, उसमें श्रम की इकाइयां 1 लगाता है, तो उसका कुल उत्पादन जो होता है 2 होता है। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्शन भी उसका 2 दिखा रहा है। फिर क्या है कि हमारा तो जो मेरा जो है भूमि है, लैंड है, वो एकदम सेम है 1 हेक्टेयर, और हम क्या करते हैं श्रम की इकाइयों को 2 बढ़ा देते हैं, 1 से क्या कर देते हैं 2 बढ़ा देते हैं, तो उत्पादन कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इस तरह जो है मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे, तो 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि भूमि की इकाइयों को नहीं बढ़ा रहे बल्कि श्रम की इकाई को ही 2 से हम 3 कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 9 हो गया, और इन दोनों के जो बीच जो है मार्जिनल प्रोडक्शन कितना का, मार्जिनल मतलब अंतर, 1 इकाई बढ़ाने से कितना अंतर हो रहा है ना। मार्जिनल का मतलब नहीं, सीमांत का मतलब ही होता है एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो है उत्पादन पर क्या अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ 2 से 3 हो गया, तो 1 इकाई को परिवर्तन करने पर उत्पादन पर कितना परिवर्तन हो रहा है 4, तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है दूसरी अवस्था में आप देख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि में ही यहाँ पर 4 इकाई श्रम लगाया जाता है, तो उत्पादन कितना हो रहा है 12। फिर अगर हम 4 इकाई से श्रम का 5 इकाई कर देते, 1 इकाई फिर बढ़ा दे रहे, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ करके हो रहा है 4। मार्जिनल कितना हो जा रहा है, तो यहाँ 12 में से 14 हो गया, तो 2 बढ़ रहा है, तो ये 2 दिखा रहा है। यहाँ पर 9 से 12 हुआ, तो यहाँ 3 को दिखा रहा है। अब फिर क्या है कि सेम 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 इकाई श्रम को बढ़ाकर 6 कर देता है, तो उत्पादन कितना हो गया 14 से 15। फिर क्या होता है कि इसका मार्जिनल 1 होने लग, देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे घटना शुरू हो जा रहा है। जैसे जैसे हम श्रम की इकाई बढ़ा रहे हैं, इधर देख रहे होंगे कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 0 की अवस्था में आ जा रहा है। जिसे 6 से 7 इकाई जो है लेबर करता है, तो यहाँ टोटल प्रोडक्शन देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है 15 का 15 ही रहता है, तो कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। तो हम क्यों जो है श्रम की इकाई को बढ़ाएं, इसलिए चाहता है कोई भी प्रोड्यूसर कि हम दूसरा अवस्था में ही रहेंगे, हम 6 इकाई लगाएंगे लेबर का यानी श्रम का, और उत्पादन हम टोटल कितना करेंगे 15 करेंगे। जैसे ही वो अगर 6 से 7 या 7 से 8 लेबर की इकाई को बढ़ाता है,
तो इसका देखिए टोटल प्रोडक्शन क्या है 15 से 14 हो जा रहा है। फिर इसका मार्जिनल जो है देखिए 15 में से 14 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो कोई भी थर्ड पोजीशन में या थर्ड अवस्था में जो है कोई भी प्रोड्यूसर नहीं आना चाहेगा। किस अवस्था में आना चाहेगा? तो दूसरी अवस्था में जो है आना चाहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? तो हम लोग देख लिए कि दूसरा अवस्था में। इसको हम लोग जो है कर्व के माध्यम से देख लेते हैं। तालिका के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है कर्व बनाया गया है। तो पहली अवस्था में कहता है कि जैसे ही परिवर्तनशील साधन की आगत में वृद्धि होती है सीमांत उत्पादन बढ़ने लगता है। पहली अवस्था में जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हम परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं मेरा उत्पादन क्या होने लगता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है ना। गुड़ाई के फलस्वरूप टीपी बढ़ती है, यानी जो टोटल प्रोडक्शन का जो लाइन है नीचे से देख रहे होंगे बाएं से दाएं की ओर बढ़ता हुआ दिखाता है। फिर दूसरी अवस्था में बोलता है कि परिवर्तनशील साधन की आगत में वृद्धि, फिर वृद्धि की जा रही है, सीमांत उत्पादन घटने लगता है। फलस्वरूप टीपी में वृद्धि घटती हुई दर में, जैसे यहाँ है ना तो देख रहे होंगे कि घटती हुई दर में बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। फिर तीसरी अवस्था में देखिए कहता है कि परिवर्तनशील साधन की आगत में वृद्धि होने से सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, परिणाम फलस्वरूप कुल उत्पादन घटने लगता है। देखिए यहाँ पर टीपी का जो है सीधा मुड़ गया है। तो कौन अवस्था में जो है उत्पादक रहना पसंद करेगा? वो चाहेगा कि हम पीक पॉइंट पर रहें, अधिकतम उत्पादन में रहें। तो यहाँ पर अधिकतम को दिखा रहा है, तो इस पॉइंट पर जो है टी बिंदु पर जो है वो रहना पसंद करेगा। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे घटने लगता है। ये शुरू में भी बढ़ता है तो शुरू में भी बढ़ता नहीं, अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ते हुए दिख रहा है। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि ये अधिकतम होता है तो ये घटने की स्थिति में आ जाता है। ये जब घट जाता है तो ऋणात्मक में आ जाता है, जीरो में आ जाता है। ठीक है। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। हम लोग मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्तिगत लाभ, या व्यक्त लाभ, या अव्यक्त लाभ, या उपर्युक्त सभी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मौद्रिक लागत क्या है। पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे तब तो ऑप्शन को हम चयन कर सकते हैं कि कौन सा होगा, या मौद्रिक लागत में किन किन मदों को, किन किन लागतों को, किन किन लाभों को सम्मिलित किया जाता है। तो मौद्रिक लागत किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा में या निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक उत्पादन लागत कहते हैं। जैसे कच्चे उत्पादन करने के लिए कच्चा माल खरीद रहा है तो कच्चे माल पर व्यय करेगा, और उस इंडस्ट्री या फर्म में कौन काम करेगा? श्रम। तो श्रम के लिए क्या देना पड़ेगा? मजदूरी या वेतन देना पड़ेगा। अच्छा, उस वहां पर जो है फर्म में मशीन होगा तो मशीन पर खर्च कर रहा है, ब्याज भुगतान कर रहा है, किराया दे रहा है, विज्ञापन पर व्यय कर रहा है ना, सामान्य लाभ हो रहा है। तो ये सभी जो है मौद्रिक लागत में जो है सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? बड़ा कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, या कुल व्यय का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि उत्पादन फलन में उत्पादन का जो है उत्पत्ति के साधनों का होता है। किसका होता है? किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधनों का होता है। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्पादन फलन क्या है, तब तो हम जो है उत्पत्ति के साधनों के बारे में जान सकते हैं। हालांकि आपको मैं इक्वेशन से बता दूं कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर होता है इसका इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है? कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, ये इसका जो है इक्वेशन होता है। ये क्या बता रहा है कि हम एक्स वस्तु का कितना मात्रा में उत्पादन कर रहे होते हैं। ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फंक्शन को करता है। के फॉर कैपिटल यानी पूंजी को, एल फॉर क्या होता है? तो लेबर, श्रम। तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर कोई सक्रिय होता है, उत्पादन के कितने साधन आप पढ़े होंगे? 5 साधन पढ़े होंगे, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी।
तो इसमें दो ऐसे हैं जो क्रियाशील ज्यादा होता है, और उसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील तो लेबर होता है, श्रम होता है, उसके बाद कैपिटल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहता है कि उत्पादन फलन शब्द से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक साधन तथा भौतिक उत्पादन के बीच। तो ये क्या है, भौतिक साधन है मेरा, कैपिटल और लेबर क्या है मेरा भौतिक साधन, और भौतिक उत्पादन क्या है क्यूएक्स है। तो दोनों के बीच क्या होता है, कार्यात्मक संबंध होता है। किस तरह का संबंध होता है, कार्यात्मक संबंध होता है। तो उत्पादन फलन के जो है उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पत्ति के साधनों का है। यानी कह सकते हैं कि बिना कैपिटल और लेबर का तो उत्पादन संभव नहीं है, इसलिए उत्पत्ति का साधन होगा। 42 में आइए, बोलता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, जैसे जैसे आप किसी वस्तु की इकाई को प्रयोग करते हैं तो उसके प्रति रुचि कम हो जाना क्या कहलाता है, उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाता है। तो आपके बीच ऑप्शन क्या है बच्चों, यहाँ है साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, या फिर ए एवं बी दोनों, या डी। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी होगा। अच्छा, उत्पत्ति ह्रास नियम के कुछ मैं डिफिनेशन बता दूं। ये कहता है कि अर्थशास्त्र का एक नियम है जो इस बात को बताता है कि जब किसी एक साधन की मात्रा में बढ़ोतरी की जाती है तो उत्पादकता कम हो जाती है। अगर एक साधन सिर्फ बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं लेकिन लेबर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। यह नियम तब लागू होता है जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाता है। यानी आप लेबर को स्थिर रख रहे हैं या फिर कैपिटल को स्थिर रख करके खाली लेबर बढ़ा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपका उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग बच्चों 43 क्वेश्चन में। यहाँ कहता है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन, फिर आ गया अल्पकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है, मांग के नियम से, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, पैमाने का प्रतिफल नियम के द्वारा, या डी में आपका ऑप्शन है मांग की लोच के द्वारा। चलिए बच्चों आपको दिखाता हूं कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या होता है। देखिए अल्पकाल में वेरिएबल फैक्टर रेशियो क्या है कि एक साधन को स्थिर रखा जाता है और सिर्फ क्या है यहाँ पर लेबर को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ओ के आपका कैपिटल है और ओ L1 जो है आपका लेबर है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर इसको उत्पादन बढ़ाना है तो लेबर को ही ओ L1 से L2 कर दिया जाता है, ओ L2 कर दिया जा रहा है, जबकि कैपिटल को क्या है कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखा है। ठीक है, और दीर्घकालीन में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लेबर जो है ओ L1 है, लेकिन और कह सकते हैं कि इसके सीधा हम आ जाएंगे तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल इतना लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है। फिर क्या करता है, जैसे कैपिटल जो है लेबर को ओ L1 से ओ L2 कर देता है, तो यहाँ देखते हैं कि कैपिटल भी जो है बढ़ा करके ओ K2 कर दिया जाता है। तो दोनों बढ़ता है, दीर्घकालीन में लेबर के साथ साथ कैपिटल को भी वो विस्तार करता है, या कहिए कि फैक्ट्री को विस्तार करता है, फर्म का विस्तार करता है। और ये तो दीर्घकालीन का, लेकिन अल्पकालीन में क्या होता है, कम समय में आप क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री नहीं बना सकते हैं तुरंत, आप लेबर बढ़ा सकते हैं। मान लो कि एक सिलाई मशीन है, दुर्गा पूजा का सीजन है, तब घर थोड़ी बनाने लगेगा कपड़ा सीने के लिए, बल्कि मजदूर बढ़ा दीजिएगा। मजदूरों की संख्या बढ़ाने से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा अल्पकाल में। अब कम समय में आप कपड़ा सीने के बजाय बिल्डिंग नहीं बनाने लगिएगा। ठीक है ना, तो यही है अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस अल्पकाल में बढ़ रहा है तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि दीर्घकाल में आप क्या करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दुकान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा विस्तार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि अल्पकाल वाला ग्राफ कैसा होता है। तो अल्पकाल में जो है बच्चों इस टाइप का होता है ग्राफ। ठीक है ना, ये पूर्ण प्रतियोगिता का भी ग्राफ कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि यहाँ कैपिटल को कांस्टेंट रखता है और लेबर को क्या करते जाता है, लेबर को सिर्फ क्या है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। अल्पकाल में जो होता है
सिर्फ किसको, तो परिवर्तनशील, परिवर्तनशील कहने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल को बढ़ाया जा रहा है, लेबर वेरिएबल में आता है, घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। कैपिटल में क्या है कि एक बार बिल्डिंग बना दी तोड़ थोड़ी सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं उसको, और कहीं ना कहीं इसको विस्तार किया जा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकते, लेकिन लेबर को आप फिर कम भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनशील अनुपात कहा जाता है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा होता है, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा होता है। और अगर हम दीर्घकालीन की बात करें तो दीर्घकालीन में हम लोग पढ़े कि दोनों क्या है, कैपिटल भी बढ़ेगा और लेबर भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो दीर्घकाल का ये हो गया और ये अल्पकाल का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 44 में। बोला वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। अभी मैंने कहा ना कि अल्पकाल में सिर्फ लेबर को या वेरिएबल को या परिवर्तनशील अनुपात को हम लोग कर सकते हैं, परिवर्तन करेंगे, लेकिन दीर्घकाल में कांस्टेंट फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कैपिटल को भी और लेबर को भी, दोनों को बढ़ाया जा रहा है, कैपिटल को भी बढ़ाया जाता है और लेबर को भी बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, बोला कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा बी, दीर्घकालीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहां पर लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ाया जा सकता है, और अल्पकाल में तुरंत कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है भूमि, भवन, मशीन, ठीक है ना, लेकिन और परिवर्तनशील साधन का मतलब हो गया कच्चे माल या श्रम, है ना, इसको जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है आसानी से कम समय में, ठीक है ना। तो कम समय में या अल्पकालीन में सिर्फ इसको बढ़ाया जाता है, लेकिन दीर्घकालीन में क्या है, दोनों को हम बढ़ा सकते हैं, लेबर को भी और कैपिटल को, मेरे पास काफी समय रहता है तो उसको हम दोनों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्पकालीन में हम सिर्फ लेबर को घटाइए बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा दीर्घकालीन, ठीक है। 45 क्वेश्चन में आइए, बोल रहा है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन मैंने भी बताया था कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। हालांकि उत्पादन के 5 साधन होते हैं या 4 कह लीजिए, तो यहां पर दिया है ए बी सी डी, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, तो यहाँ ए को मान लीजिए कैपिटल है, बी को मान लीजिए लेबर है, सी को मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी, तो ये क्या है आपका कहीं ना कहीं उत्पादन का फलन बी होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाइए 46 में, कहता है कि जो वक्र पहले बढ़ता है, देखिए फिर बोल रहा है जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ हो जाता है, तो दोनों स्थिति में क्या होता है कि हम लोग देखें अभी तुरंत, तो कि इस तरह जो है टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन जो है इस तरह का बढ़ता है। फिर देख रहे होंगे कि वहां पर ऐसे भी है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी ऐसे हो रहा था, और जहां टोटल वाला यहां पर हो जाएगा, इससे मिलता है। तो कहीं ना कहीं मार्जिनल प्रोडक्शन भी और टोटल प्रोडक्शन भी पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। जो बोल रहा है कि जो पहले वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना प्रारंभ करता है, तो कहीं ना कहीं एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका डी हो जाएगा। यहां पर भी बच्चा की टोटल प्रोडक्शन क्या है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर क्या होता है, स्थिर होता है, फिर क्या होने लगता है, घटने लगता है, तो ये टोटल प्रोडक्शन का हो गया। फिर मार्जिनल प्रोडक्शन का देखिए क्या है कि धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ये अधिकतम बिंदु पर चला जाता है, फिर क्या होने लगता है, ये घटने लगता है, तो दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं बच्चों, बोल रहे हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, या दीर्घकाल से, या अल्पकाल से, या अति दीर्घकाल से। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो दोनों में होता है, लेकिन क्या है दोनों में अंतर क्या है, यहां हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। पहले तो क्या है कि अल्पकालीन को हम लोग देखते हैं, अल्पकालीन में सिर्फ क्या है कि यहाँ पर लेबर को चेंजेज किया जाता है, कैपिटल को कांस्टेंट रखता है, और दीर्घकाल में देखेंगे
कि ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है लेबर को चेंज किया जाता है, ठीक है, और साथ ही कैपिटल को भी चेंज किया जाता है। दोनों में तो परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ से ओ एल, फिर लेबर को क्या करता है ओ एल टू लाता है, फिर ओ के कैपिटल तो ओ के वन। यहाँ पर दोनों स्थिति में दोनों परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यही देखना है कि दीर्घ काल में ही दोनों परिवर्तन होगा। इसको समान अनुपात बोला जाता है और इसको घटते बढ़ते कहा जाता है। तो सिर्फ घटते बढ़ते में क्या होता है, लेबर को चेंज किया जाता है, परिवर्तन तो दोनों स्थिति में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन सिर्फ परिवर्तनशील अनुपात कहा जाए तो आपका जो है अल्पकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्पकाल हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, परिवर्तन दोनों में हो रहा है, लेकिन सवाल है कि परिवर्तनशील अनुपात कहा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। घटते बढ़ते इसको बोला जाता है, ये वाला घटते बढ़ते हुए, और इसको समान अनुपात कहा जाता है, ये ध्यान देना है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। ये सीरियल नंबर गलत है बच्चों, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है 47 48 है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। देखिए हम लोग पहले ये जानते हैं कि कोस्ट में जो होता है, टोटल कोस्ट में होता है दो तरह का कोस्ट होता है। एक होता है फैक्टर कोस्ट यानी फिक्स्ड कोस्ट, और एक होता है वेरिएबल कोस्ट। अब फिक्स्ड कोस्ट में क्या क्या आता है, तो मशीन आता है, बिल्डिंग्स आते हैं, ठीक है ना, ब्याज आता है, फैक्ट्री का किराया आता है, या बीमे का प्रीमियम। तो कच्चा माल को हम लोग वेरिएबल कोस्ट कहते हैं। कच्चा माल को मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग क्या करते जाते हैं, उसको सेलिंग करते चले जाते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर सेल करते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं सी बोलेंगे कि स्थिर लागत ये नहीं है। स्थिर लागत का मतलब होता है कि एक बार लगा दो, परमानेंटली जो है आप कुछ दिनों के लिए निश्चित हो जाओ, लेकिन कच्चे माल में तो ऐसा नहीं है। फिर क्या है, 49 क्वेश्चन में आते हैं कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। देखिए जो है अवसर लागत जो है पहले हम लोग जानेंगे, लेकिन इसका बोल वैकल्पिक नाम क्या, ऑप्शन आपके बीच है आर्थिक लागत, बी में है संतुलन मूल्य, सी में है सीमांत लागत, और डी में है आपका औसत लागत। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक लागत। आंसर क्या होगा, आर्थिक लागत। लेकिन हम लोग जानेंगे कि अवसर लागत क्या है। यहाँ पर अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में देख सकते हैं। बोले कि ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट के विचार में संशोधन किया यानी बदलाव किया, और उन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। कहाँ के, ऑस्ट्रियन कहाँ है, तो यूरोप में है। अब यहाँ बोल रहा है कि अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं इसको दिखा करके बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र मौलिक सिद्धांत में यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकता की तुलना में क्या है, सीमित है। कौन कहा है, रॉबिन्स ने कहा है कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन क्या है, सीमित है। बोले अतः किसी वस्तु उत्पादन का अर्थ दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन में वंचित होना। अब बेनहम इस शब्द में क्या कहता है, अपने शब्दों में बोल रहा है कि किसी वस्तु के अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यानी क्या कहना है कि अगर सेम लागत है ना, बोल रहा है कि उत्पत्ति के साधनों द्वारा उसी लागत पर, है ना, उस वस्तु का दूसरा विकल्प जो है उत्पादन किया जाने लगता है। जैसे चीनी और गुड़ के बीच में ले लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए गुड़ में ज्यादा मेहनत है, चीनी उत्पादन करने लगा, सेम लागत पर हम क्या करने लगे, चीनी को मेरा जो है मीठा में जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, तो हम गुड़ की जगह पर क्या उत्पादन करने लगे, चीनी करने लगे, सेम लागत पर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं हमको गुड़ को त्यागना पड़ रहा है। अवसर लागत में किसी सर्वश्रेष्ठ विकल्प को पाने के लिए किसी ना किसी एक को क्या करना होता है, त्यागना होता है, छोड़ना होता है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में है। यहाँ पर ये 50 नंबर क्वेश्चन है, जब औसत लागत घट रही है, कौन सा, औसत लागत, तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होगी, MC ग्रेटर देन AC,
बी में एम सी इज इक्वल टू ए सी में है एम सी इक्वल एंड लेस देन ए सी, उसके बाद क्या है एम सी नॉट इक्वल टू ए सी। इनमें से जो है ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा सी। लेकिन इसके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कोई उत्पादक किसी वस्तु का 5 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए उसको 20 रुपया खर्च करना पड़ता है। अब 1 यूनिट को बढ़ाता है, 5 के बजाय 6 उत्पादन करने लगता है, तो उसका टोटल प्रोडक्शन जो टोटल कॉस्ट है वो 24 रुपया होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अभी वर्तमान में नंबर ऑफ यूनिट्स जो है 6 उत्पादन करता है, तो 6 का टोटल कॉस्ट कितना है 24। फिर टी सी एन माइनस 1 के मतलब नंबर ऑफ यूनिट, तो अभी वर्तमान में 6 में से घटा दो 5, तो 5 कितना रेफर कर रहा है 20, तो 20। तो यहाँ पर देखिए 24 में से 20 को घटा दिए कितना बचा 4, ये आपका एम सी निकल गया। अब यहाँ से समझिए कि एस सी निकालने के लिए क्या करना होता है। जैसा कि आपका हम ऑप्शन बताए थे कि एम सी इक्वल किसका होगा, एस सी के बराबर होगा और बड़ा भी होगा, दोनों स्थिति में जो होगा। तो यहाँ एस सी इक्वल टू टी सी बाई क्यू है। तो मेरा टी सी कितना था, प्रथम स्थिति जो वर्तमान है 24, तो 24 बटा 6, 6 चौका 24, यहाँ देखिए 4 आ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट भी 4 आ रहा है और एवरेज कॉस्ट भी 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो पहला कंडीशन हो गया। अब हम लोग ग्रेटर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि 5 यूनिट बनाने में उसको 25 रुपया लग रहा है मान लेते हैं, और 6 यूनिट बनाने में इसको 36 रुपया लग रहा है। इसको देखिए 1 यूनिट जब बढ़ जाता है ना तो उसको सीमांत कहा जाता है। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई, तो 5 की जगह 6 हो रही थी, एक अतिरिक्त इकाई हम बढ़ा दिए, तो इसको उत्पादन लागत भी क्या हो गया, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, तो ये हम लोग देखेंगे कि इसका जो है उत्पादन लागत कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है। मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 11 है। पहले देखिए कि 6 में 36 और 5 को उत्पादन करने में 25, तो 11 हो गया। जबकि यहाँ एवरेज कॉस्ट क्या कहता है कि एवरेज कॉस्ट बोलता है कि टोटल कॉस्ट बाय क्यू होता है, तो 36 बाई 6, 6 जा कितना हो जाएगा 36, तो एवरेज कॉस्ट कितना हो गया आपका 6 हो गया। और मार्जिनल कॉस्ट कितना था, मार्जिनल कॉस्ट कितना है 11 है। तो कहीं ना कहीं जो है या तो मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ बड़ा दिखाया जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट का बड़ा हो सकता है, या तो फिर कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो बड़ा होगा किससे, मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन ज्यादातर केस में आपको एवरेज कॉस्ट ही बड़ा रहता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो घटते क्रम में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए सी इज इक्वल टू टी एफ सी, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बी ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सी में है ए सी यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डी में है ए सी यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब ए शुरू में रहेगा ना यानी एवरेज, तो सभी में एवरेज होना चाहिए, वही सही होगा। ठीक है, और मैं कुछ कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ, उसको भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर हम लोग टोटल को एवरेज में निकालना चाहते हैं तो उसको क्वांटिटी से या यूनिट से डिवीजन देना होता है। तो टीसी को अगर हम क्वांटिटी से डिवीजन देंगे तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी अगर हम यूनिट से या क्वांटिटी से डिवीजन देंगे तो भी कंचीम निकल जाता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। बोल रहा है कि एकाधिकार की निम्न में कौन सी विशेषताएं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एकाधिकार बाजार कहते किसको हैं। एकाधिकार शब्द कैसे बना है, तो एकाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है। बोल रहा है कि एक प्लस अधिकार, यानी एक व्यक्ति का जिस बाजार पर अधिकार हो उसको एकाधिकार बाजार कहते हैं। अर्थात बाजार की वह स्थिति जब बाजार में वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो, है ना, और एकाधिकार बाजार दशा में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता क्या करता है, वस्तुओं की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है।
यानी बाजार पर एक विक्रेता हो और अनेक क्रेता हो तो वह उस कीमत का जो नियंत्रक खुद होता है। अच्छा, इसकी विशेषता देखते हैं। एकाधिकार बाजार की जो विशेषता होता है, एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है। दूसरा विशेषता क्या है कि निकट स्थानापनों का अभाव होता है। जिसे मान लिया जाए एक एक दुकान है आपका गांव में या फिर आसपास, तो क्या करते हैं कि आपको मजबूरन वहां खरीदना होता है, आपका कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, या कहिए कि निकट स्थानापन का अभाव है, आपको दूसरा जगह नहीं जा सकते हैं। तीसरा है एकाधिकार या एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारण करता है, क्योंकि वह जो है वहां कीमत विभेद भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीमत विभेद पाया जाता है। साथ ही क्या कहता है कि मांग वक्र ऋणात्मक होता है। उसका जो मांग वक्र होता है, मांग वक्र जैसा कि यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो है इस तरह का जो होता है, तो मांग वक्र क्या है कि ये ए आर होता है। उसका जो एकाधिकार बाजार में जो है, यहाँ देखिएगा ए आर है और तो डिमांड कर्व जो होता है ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर झुका हुआ होता है ना, और इसीलिए कहता है कि ये ऋणात्मक होता है। मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों कहा जाता है? तो क्वांटिटी और प्राइस। बच्चों, मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि ऊपर बाएं से नीचे झुका हुआ होता है। साथ ही क्वांटिटी और कीमत के बीच, वस्तु की कीमत के बीच जो है ऋणात्मक संबंध होता है। अच्छा, इसकी और एक विशेषता क्या है? नई फर्मों के प्रवेश में प्रतिबंध लगा हुआ रहता है और कोई दूसरा खोल नहीं सकता है एकाधिकार में। जैसे मान लिया जाए पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो अनाज बेचा जाता है या फिर ग्राहकों को दिया जाता है, तो सिर्फ सरकार का अधिकार है उसमें, और कोई प्राइवेट ऐसी कोई दुकानें हैं जो कि फ्री में अनाज वितरण कर रहा हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि कोई जो है प्राइवेट या निजी कंपनियां जो हैं फ्री का जो है उपभोग कराए या फिर वितरण करे। ठीक है ना, तो ये क्या है? फर्म के निर्धारक, कीमत निर्धारक। यहाँ ऑप्शन है आपका एकाधिकार का निम्न में से कौन विशेषता है? तो मैंने जो बताया, बोला कि फर्म की कीमत निर्धारक होता है, एकदम सही बात है। एक विक्रेता किंतु कई क्रेता, ये भी सही है। कीमत विभेद पाया जाता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 में आते हैं। बोल रहे एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। जिसे एकाधिकार और एकाधिकारी, एकाधिकार में क्या होता है कि वह बाजार जिसमें एक क्रेता और अनेक एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है, उसको एकाधिकार कहते हैं। लेकिन एकाधिकारी में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के साथ मोनोपोली मार्केट दोनों सम्मिलित होते हैं। एकाधिकारी बाजार में या एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूंजी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और मोनोपोली दोनों सम्मिलित रूप से होता है। और एकाधिकार में क्या होता है? जहां एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है। ठीक है, अब यहां पर आइए, ऑप्शन क्या कहता है? ए आर बड़ा होता है एम आर से, या ए आर बराबर होता है एम आर से, या यहां पर जो है ए आर बराबर भी और एम आर बड़ा भी होता है, या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं बच्चों कि दोनों स्थिति में ए आर क्या होता है? बड़ा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए आर हमेशा क्या है? एम आर के कर्व से, एम आर के रेखा से ऊपर होता है। तो ए आर कहीं ना कहीं क्या होगा? आपका बड़ा होगा। किससे? एम आर से। ए आर क्या है ये भी जानने की विषय है। ए आर जो होता है, किसी एक इकाई को बेचने के बाद जो प्राप्त आय होता है ना, उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? जब दो इकाई को बेचते हैं तो दोनों के बीच का अंतर हम लोग देखते हैं। जैसे एक इकाई हम 5 रुपया में बेचे और दूसरा इकाई को 6 रुपया में बेच दिए, तो क्या है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक। तो एक क्या कहलाएगा? आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, अरे दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि 5 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, आप ही तय करिए। जैसे मान लिया जाए कि हम एक इकाई को 5 रुपया में बेच दिए, ठीक है, दूसरा इकाई को 6 में बेच दिए, तो दोनों का अंतर तो 1 होगा, ये एम आर हो गया। लेकिन मेरा ए आर तो किसी वस्तु की कीमत होती है, चाहे 5 या 6, 5 या 6 दोनों 1 से क्या है? बड़ा है। तो किसी भी कीमत पर ए आर क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? एम आर से। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है? ए आर है, जो डिमांड कर्व है। ठीक है,
ये जो है एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी बाजार के लिए जो ग्राफ बनता है वो ए आर जो होता है एम आर रेखा से ऊपर होता है। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से बताया कि ए आर हमेशा बड़ा होता है। ए आर किसी एक वस्तु की कीमत होती है। ए आर क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लिया जाए कि एक इकाई को हम एक पेन को 5 रुपये में बेचे, लेकिन क्या है कि दूसरा पेन को दूसरा ग्राहक को हम 6 रुपये में दिए। क्योंकि एकाधिकार बाजार में क्या है, कीमत का विभेद पाया जाता है, जैसा ग्राहक वैसा प्राइस रखा जाता है। तो एक ग्राहक को 5 रुपये में दिए, दूसरा ग्राहक को दूसरा पेन हम 6 रुपये में दिए, तो दोनों का अंतर कितना? एक। तो ये एम आर कहलाएगा। लेकिन आप एक वस्तु को या तो 5 में बेच रहे हैं या तो 6 में बेच रहे हैं, तो एक वस्तु को बेचने का कीमत को हम लोग ए आर बोलते हैं, है ना। तो ए आर क्या है? 5 से यानी कह सकते हैं 1 से बड़ा है 5 या 1 से बड़ा है 6, इसीलिए जो है एम आर हमेशा नीचे दिखाया जाता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है एम आर, एम का मतलब है एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई का कर रहा है, लोच को दिखाता है, इलास्टिक को दिखाता है, -1 बाय इलास्टिक। ए आर बराबर एम आर, ये चेंज हो जाता है, ऊपर चला जाता है नहीं। ये भी फॉर्मूला आपको पूछ सकता है कि कौन सा फॉर्मूला जो है मोनोपोली मार्केट का है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट का है। तो ये दोनों याद रखिए, एम आर जब रहेगा तो ए आर, ये ई यानी इलास्टिक -1 बाय ई, और ए आर क्या होगा? ए आर इक्वल टू एम आर इंटू इलास्टिक बाय इलास्टिक -1। तो दोनों में क्या क्या अंतर है? अगर ए आर रहेगा तो ई ऊपर चला जाता है, एम आर अगर यहाँ रहेगा तो ई नीचे आ जाता है और ई -1 ऊपर चला जाता है। ठीक है। 54 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। बोल रहे हैं कि कीमत स्वीकारक फर्म सीमांत आगम होता है। कीमत स्वीकारक कौन होता है? और बोल रहा है कि फर्म सीमांत आगम होता है। क्या? कीमत से कम, शुद्ध लागत के समान, या कीमत के समान, या लागत के समान। चलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। चलिए बच्चों आपको बता दूं कि 54 का आंसर तो सी होगा, कीमत के समान। लेकिन क्यों होगा? यह प्रश्न जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है, और पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं। समान कैसा होता है? एक समान। और इनमें से किसी भी फर्म में यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है कि इंडस्ट्री और फर्म में क्या अंतर है, पहले इसको हम बताते हैं। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे टाटा, तो टाटा के अंदर सुई बनाने वाले से लेकर एरोप्लेन बनाने वाले तक है, गाड़ी बनाने वाले हैं, बहुत सारे यूनिट है। तो बहुत सारे यूनिट यानी फर्म मिलकर के एक इंडस्ट्री बनता है। तो फर्म बड़ा हुआ कि इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्री बड़ा हुआ। अब किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण कौन करेगा? तो कीमत का निर्धारण जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइस मेकर। किसको? इंडस्ट्री को प्राइस मेकर कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिमांड कर्व ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर झुका होता है, और पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व जो है नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर उठता हुआ या बढ़ता हुआ दिखाता है। जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहीं जो होता है कीमत का निर्धारण होता है। और इस रेखा को आगे हम जब बढ़ाते हैं तो जहां पर भी फर्म यानी प्राइस को टच करेगा, ठीक है, वही क्या होता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइस टेकर, यानी प्राइस को स्वीकार करने वाला। अब ए आर बराबर एम आर होता है, ए बार बराबर एम आर, जहां पर एक वस्तु की कीमत और मार्जिनल रेवेन्यू जो है एक हो जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फर्म। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कीमत के समान होता है। किसे? तो ए आर और एम आर क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या है कि 55 क्वेश्चन में आते हैं, आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है तकनीकी प्रगति। सही बात। तकनीकी का पिछड़ापन, ये नहीं। स्थिर तकनीकी, ये भी नहीं। दाईं ओर का मतलब है कि कोई भी आपूर्ति वक्र दाईं या ऊपर की ओर जाता है तो कहीं ना कहीं तकनीकी का जो है
उसमें प्रभाव होता है, या तो तकनीकी प्रगति या तकनीकी पिछड़ापन। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा। लेकिन मैं इसको भी आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूं। देखिए बच्चों, आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकने के कई कारण हैं। उत्पादन लागत में कमी, अनुकूल मौसम, तकनीकी सुधार, तो मैंने तो बता दिया। फिर क्या है कि कहता है कि आपूर्ति वक्र तौर पर, है ना, आमतौर पर जो है बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ते ढलान के रूप में खींचा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपका ये जो है आपूर्ति कौन है, ये है ये, और ये सब जो है डिमांड, पहला डिमांड कर्व क्या था, डी था, और दूसरा डिमांड कर्व है डी टू है। अब यहाँ क्या कहता है कि जैसे जैसे जो है मान लो कि हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी हमको बढ़ाना है तो प्राइस भी बढ़ता है। पूर्ति का नियम हम लोग पढ़े हैं कि अगर कीमत बढ़े तो यानी कह सकते हैं कि हम क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करेंगे। प्राइस अगर ज्यादा बढ़ा तो हम क्वांटिटी की मात्रा भी ज्यादा सप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लो कि P1 प्राइस से क्या हो जाता है, P2 चला जाता है, तो क्वांटिटी भी वो क्या करता है, Q1 से Q2 सप्लाई करने लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कह सकते हैं कि A से B की ओर जा रहा है, A से B की ओर जा रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाँ, आपूर्ति वक्र। ठीक है, आपूर्ति वक्र जो है दाएं से यानी कह सकते हैं बाएं से दाएं की ओर खिसकता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हैं कि तकनीकी प्रगति के कारण जो है क्या होते रहता है कि देखिए यहाँ पर खसक के चला जाता है, डिमांड कर भी है, तो यहाँ से क्या होता है, ए से बी की ओर चला जाता है। तो उसका कारण है तकनीकी प्रगति के कारण जो है उत्पादन ज्यादा होता है, यही कारण है कि सप्लाई भी ज्यादा होता है ना। और अगर पूर्ति का नियम पढ़ेंगे तो पूर्ति का नियम में कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। जिससे पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी ए से बी की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे ये बोलता है कि आपूर्ति लोच हमें आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तनात्मक बोध कराती है। ऑप्शन है कीमत में 10% परिवर्तन के कारण, कीमत में 100% परिवर्तन के कारण, 50% कीमत में परिवर्तन के कारण, या 1% कीमत परिवर्तन के कारण। अगर 1% भी परिवर्तन हो जाता है ना तो आपूर्ति लोच को बताता है ना। और आपको पता होगा कि लोच जो है अगर 1 हो तो इकाई के बराबर कहा जाता है, 1 से अधिक तो इकाई के अधिक बोला जाता है, 1 से कम तो इकाई का कम कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी है आपूर्ति लोच का कि पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर मात्रा में बदलाव कीमत में बदलाव से ज्यादा होता है तो आपूर्ति को लोचदार कहा जाता है, यानी 1 होगा। ठीक है, 1 भी प्रतिशत अगर परिवर्तन हो गया तो लोच को बताएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, जिसे या फिर आप कह सकते हैं कि 1% भी अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है या कमी हो जाता है तो उसका मांग क्या होता है, बढ़ जाता है। या 1% किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो मांग घट हो जाता है। तो 1% ही काफी है लोच को बताने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 57 क्वेश्चन में। यहाँ बोलता है पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र को सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ आपके बीच है चेंज इन क्वांटिटी बाय एस, फिर इंटू पी बाय चेंज इन प्राइस, फिर बी में है चेंज इन सप्लाई चेंज इन प्राइस इंटू 1/p, फिर है चेंज इन सप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, फिर इंटू चेंज इन प्राइस, डी में है चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन सप्लाई इंटू पी बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो इनमें से कौन होगा, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसको मैं कुछ प्रूफ करके बताऊं। इस यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि मांग की पूर्ति यानी जो है पूर्ति है तो पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसको बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई, है ना। पूर्ति की लोच, तो पूर्ति के लोच का फॉर्मूला ये है पूर्ति की मात्रा प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम लोग, तो चेंज कितना हो रहा है, जैसे पहले कितना हो रहा था और अब कितना हो रहा है, तो चेंज इन सप्लाई को हम लोग बताएंगे।
फिर क्या है सप्लाई इंटू 100, फिर क्या है चेंज इन प्राइस, कितना चेंज हुआ कि सप्लाई कितना हो गया, उसके बाद उसका जो प्रारंभिक प्राइस था वो कितना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए अगर आता होगा तो ये समझ जाएंगे, ठीक है। यहां पर समझिए बच्चों कि क्या है कि 10 यूनिट यानी क्या है कि 10 रुपये जो है पर यूनिट बेचते हैं, तो हम 100 यूनिट बेच दिए। कितना यूनिट बेचे? 100 यूनिट। अब क्या है कि जैसे ही प्राइस जो है 15 हो जाता है, 10 से कितना हो जाता है 15 हो जाता है, तो यहां पर क्या होता है कि सप्लायर घटा देता है। क्या करता है? अच्छा बच्चों सॉरी, हम जो बता रहे थे यहाँ फिर से समझिए। ये कहता है कि पूर्ति लोच का जो डिफिनेशन है या पूर्ति का जो नियम है कि लोअर प्राइस लोअर सप्लाई और हायर प्राइस इज द हायर सप्लाई। अब क्या है कि यहाँ प्राइस देखिए कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन प्राइस कितना है तो 5 है। फिर क्या है चेंज इन क्वांटिटी की कितना चेंज हो रहा है तो 20 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको चेंज से जो चेंज हो रहा है यानी 5 चेंज हो रहा है तो चेंज इन प्राइस को दिखाया जा रहा है। जैसे 5 चेंज हो गया तो 5 चेंज इन प्राइस के द्वारा। फिर क्या है कि चेंज इन सप्लाई जो है 20 है तो यहाँ चेंज इन सप्लाई, बाकी प्रारंभिक सप्लाई क्या था 100 था तो यहाँ 100 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि 100 कट गया। अब इसको जो है हम लोग डिवाइड में है तो उसको मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज करेंगे, जैसे कि ये है कि चेंज इन सप्लाई रह गया और बटा सप्लाई। फिर क्या है कि नीचे से ऊपर चला गया पी यानी प्राइस और चेंज इन प्राइस, हालांकि यही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसको हम लोग एक साइडेड कर सकते हैं, चेंज इन प्राइस को इधर ले आया सप्लाई को इधर कर दिए। ये भी हो सकता है किस रूप में तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के रूप में, ठीक है। 58 क्वेश्चन में देखेंगे कि आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है फर्मों की संख्या में कमी, फर्मों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, फर्मों की संख्या में वृद्धि और वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो एक बात जान लीजिए, आपूर्ति वक्र जो होता है सप्लाई कर्व जो होता है नीचे से ऊपर जाता है, कर्व जो होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है ना। ये डिमांड कर्व, ये क्या हो गया आपका सप्लाई कर्व नीचे से ऊपर जाता है। कहीं ना कहीं सप्लाई तभी बढ़ेगी यानी पूर्ति जब ही